दिखाऊं, देखेंगे तो तुम्हें भड़क जाएंगे ना। लेकिन क्या करूं, दुनिया वालों से डर लगता है। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? भारतीय सिनेमा में अगर किसी कलाकार को किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया तो वो थे एक्टर महमूद अली, जिसकी एक झलक मात्र से हम रोजमर्रा की उठापटक में उदासी परेशानियों को मानो एक पल में ही भूल जाया करते थे। आ गए, सारी पलटन आ गई क्या? उनके 40 वर्षों के कैरियर में ये उनका बेहतरीन काम ही था, जिसके जरिए उन्होंने आज की भी युवा पीढ़ी को पुरानी फिल्में देखने के लिए विवश कर दिया। तुम हमारा कॉपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम तोड़ेंगे? हाँ। पीछे काहे को झगड़ा करना जी? हाँ। पर क्या आपको पता है कि सभी के रोते चेहरों में हंसी ला देने वाले महमूद अली के जीवन में कुछ रुला देने वाले किस्से भी हैं। जैसे कि इस कलाकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मों की बड़ी शख्सियत से जुड़े होने के बावजूद इन्हें क्यों ट्रेन की बोगियों में टाफियां बेचनी पड़ी। भारतीय सिनेमा की किस बहुत बड़ी अदाकारा के ये बैडमिंटन कोच रहे। अपनी मुफलिसी के दौर में इन्होंने किस डायरेक्टर के यहाँ टैक्सी ड्राइवर का काम किया। हिंदी सिनेमा की किस बेहद मशहूर और खूबसूरत हीरोइन से इनके मोहब्बत के चर्चे रहे। आखिर इनके पिता कौन हैं और किस फिल्म में इन्होंने अपने पिता के साथ एक्टिंग की है। आज जिस महमूद अली को देखकर बड़े बड़े आज के हीरो एक्टिंग और कॉमेडी करना सीखते हैं, उसे आखिर अपने मुफलिसी के दौर में किस बहुत बड़े डायरेक्टर ने भीख देकर भगा दिया था। महमूद साहब ने अपने समय के किस बहुत बड़े सुपरस्टार को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। आखिर कॉमेडी के बादशाह महमूद ने ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन ने मेरे साथ एहसान फरामोशी की है। हाथ मारूंगा कि मुंह में जितना असली दांत है वो तो बाहर गिर जाएगा, दोबारा नकली दांत भी फिट नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनेमा और सितारे में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि महमूद साहब क्यों चाहते थे उन्हें मरने के बाद दफनाया नहीं जलाया जाए। मैं मरने चला हूँ, मैं मरने चला हूँ। भारतीय सिनेमा में नेशनल कॉमेडियन का दर्जा पाने वाले महमूद अली का जन्म 19 सितंबर 1932 में बॉम्बे में हुआ। महमूद साहब के पिता का नाम मुमताज अली खान था, जो कि 40 और 50 के दशक में एक अभिनेता और भारतीय सिनेमा के पहले डांस कोरियोग्राफर थे। इनकी मां का नाम लतीफुन निसा था। हाँ, तो जब पिता सिनेमा जगत के एक बड़ी हस्ती थे तो इनके पास पैसा, रुपया, आलीशान कोठी सब कुछ था। फिर आप कहेंगे कि इतनी शान और शौकत होने के बाद भी आखिर महमूद साहब को गली गली जाकर अंडे और टॉफियां क्यों बेचने पड़े। के बराबर ये दो टांग वाला कहाँ चलोगे। तो इस कहानी की शुरुआत 1943 में होती है। महमूद अभी 10 वर्ष के ही पूरे हुए थे। ये वो समय था जब सुपरस्टार दादा मुनी अशोक कुमार का जलवा हुआ करता था और अशोक कुमार साहब की किस्मत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में मुमताज अली डांस डायरेक्टर थे। पिता के साथ महमूद साहब भी शूटिंग देखने गए हुए थे। मासूम महमूद अपने नटखट अंदाज में किनारे खड़े शूटिंग देख रहे थे। अशोक कुमार साहब की शूटिंग के दौरान उस मासूम बच्चे पर नजर पड़ी। अशोक कुमार उस बच्चे के पास गए और कहा, तुम ये 4 लाइनें बोलकर दिखा सकते हो? नटखट महमूद ने वो 4 लाइनें झट से बोल दी। तो उन दिनों बॉम्बे टाकीज फिल्म के लिए एक बच्चे की तलाश चल रही थी और वो तलाश महमूद अली पर जाकर पूरी हो गई। पिता जहां उस फिल्म के डांस डायरेक्टर थे, वहीं उनका मासूम छोटा सा बच्चा उस फिल्म में काम कर रहा था। वैसे महमूद के पिता मुमताज अली की उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोल रही थी। सफलता सर चढ़कर बोल रही थी। पर कहते हैं ना, सफलता को पचा पाना सबके बस की बात नहीं होती। मुमताज अली सफलता के साथ साथ बुरी तरह शराब की आदतों में फंसते चले गए और तो और ये नशे की आदत इतनी बढ़ती चली गई कि उन्होंने शूटिंग पर जाना ही बंद कर दिया। काम छूटा तो पैसे की तंगी भी हो गई और इस शराब की बुरी आदत ने मुमताज अली का घर बार, काम धंधा
कोठी, गाड़ियां, सब कुछ बिकवा दिया। अब महमूद का परिवार एक झुग्गी झोपड़ी में रहता, जहां दरवाजे की जगह पर्दे लगाने पड़ते थे। माँ को इस सिनेमा से मानो चिढ़ सी हो गई थी। वो चाहती थी उनका कोई भी बच्चा फिल्मों में काम न करे। उनका कहना था कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने ही उनके पति को शराब की बुरी आदत में डाल दिया, जहां आज खाने तक की तंगी थी। घर का एक एक सामान तक बिक गया था। ऐसे में महमूद साहब को कपड़ों की गठरी में एक पुरानी पिता की कीमती घड़ी मिली। महमूद ने तुरंत उस घड़ी को बेचा और कुछ टॉफियां लेके आए। उन टॉफियों को उन्होंने ट्रेन में बेचना शुरू कर दिया। महमूद साहब कभी ट्रेन में टॉफियां बेचते तो कभी गली गली घूमकर अंडे बेचा करते थे। जब कभी उनके पास थोड़ा बहुत समय निकल आता तो वो ड्राइविंग भी सीख रहे थे, और कुछ ही दिनों में काम के साथ साथ उन्होंने कार ड्राइविंग पूरी तरीके से सीख ली थी। मर्जी है करा लो, पॉकेट से नोट निकालो। कार ड्राइविंग सीखते ही इन्हें डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी के यहाँ कार चलाने का काम मिल गया, और अब कार चलाने के साथ साथ इनका रोज ही फिल्म स्टूडियो जाना होता। ज्ञान मुखर्जी के बाद इन्होंने गीतकार भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के यहाँ ड्राइविंग का काम किया। और अब महमूद को पीएल संतोषी के यहाँ 75 रुपए महीने की सैलरी मिलती। ऐसे में अदाकारा मीना कुमारी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग में उस समय मीना कुमारी का शॉट नहीं था। मीना कुमारी खाली समय में टेबल टेनिस खेलने लगी। बगल में खड़े महमूद साहब उनका साथ देने लगे, और मीना कुमारी को उनकी खेलने की अदा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने महमूद साहब से कहा कि अब आप रोज हमारे यहाँ शाम के वक्त मुझे टेबल टेनिस सिखाने आएंगे। इस काम के महमूद साहब को 100 रुपए महीने मिल जाते। महमूद साहब का रोज मीना कुमारी के घर जाना होता। ऐसे में मीना कुमारी की बहन मधु से उनकी रोज मुलाकात होती। वो दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे। रखा है मोहब्बत अपने अफसाने। और ये मुलाकातें न जाने कब प्यार में बदली और ये प्यार कब शादी के बंधन में बदल गया, ये पता ही नहीं लगा। तो निकाह के बाद महमूद साहब की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। कारण ये भी था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक बेटे का भी जन्म हो गया था। महमूद साहब दिन रात सिर्फ यही सोचते कि किस तरीके से अपनी कमाई बढ़ाई जाए। ऐसे में एक दिन जब महमूद साहब फिल्म स्टूडियो में खड़े हुए थे, नादान फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार कई बार रीटेक लेने के बाद भी सही शॉट नहीं दे पा रहा था। महमूद साहब ये सब दूर से बहुत देर तक देखते रहे। थोड़ी देर बाद काफी हिम्मत कर वो डायरेक्टर हीरा सिंह के पास गए और कहा कि एक बार मैं इस सीन को करने का प्रयास करूं, और डायरेक्टर हीरा सिंह ने उन्हें यह मौका दे भी दिया। महमूद साहब ने ये शॉट एक बार में ही ओके कर दिया। इस शॉट के लिए उन्हें 300 रुपए मिले। महमूद साहब का उत्साह आसमान में चढ़ गया था, क्योंकि 75 रुपए महीने कमाने वाला एक साधारण सा लड़का आज वो अपने घर सिर्फ एक शॉट करने के 300 रुपए ले गया था। महमूद साहब ने अगले ही दिन जूनियर कलाकार एसोसिएशन में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद महमूद साहब को कई छोटे मोटे रोल फिल्मों में मिले और उनकी ये फिल्में हिट भी हुई, पर उनके किसी भी रोल को किसी ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी, यानी कि इन फिल्मों में इन्हें नोटिस नहीं किया जा रहा था। तभी संघर्ष के दिनों में ही उन्हें पता लगा कि एवीएम बैनर तले फिल्म मिस मैरी बन रही है, और महमूद साहब भी पहुंच गए अपना स्क्रीन टेस्ट देने। एवीएम बैनर ने महमूद का बगैर स्क्रीन टेस्ट लिए ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ड्राइवर हो और ड्राइवर का ही काम करो जाकर। सेठ जी, अगर मैं अमीर होता ना तो ये फटीजे फैशन बन जाती। तुम कभी अभिनेता नहीं बन पाओगे। वैसे ताजुब की बात तो ये है, ये एवीएम बैनर जब बुरी तरीके से डूबने लगा तो उस एवीएम बैनर ने महमूद साहब का ही सहारा लेकर एक फिल्म बनाई। पर यह वो दौर था कि महमूद साहब जहां भी जा रहे थे उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही झेलने को मिल रहा था। ऐसे में महमूद साहब काम के सिलसिले में अपनी पत्नी की बहन एक्ट्रेस मीना कुमारी के शौहर और बहुत बड़े डायरेक्टर कहे जाने वाले कमाल अमरोही के पास गए। नौकरी करोगे, अंधा क्या मांगे, आंखें जरूर करूंगा सेठ जी। कमाल अमरोही साहब ने जो इनसे कहा वो बेहद दुखद था। महमूद साहब से उन्होंने कहा कि हाँ, तुम एक अभिनेता के बेटे हो, पर यह जरूरी नहीं कि अभिनेता का बेटा भी एक अच्छा अभिनेता हो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है
तो बेशक तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और इन पैसों से अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हो। महमूद साहब ये सब सुनकर बेहद निराश हो गए थे। उन्हें कमाल अमरोही की ये सब बातें कचोट रही थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मशहूर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के यहाँ से उन्हें बुलावा आया। चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्म एक ही रास्ता के लिए उन्हें साइन किया, पर फिल्म में साइन होने के बाद उन्हें 2 ही 3 दिनों में ये आकलन हो गया इतने बड़े बैनर तले आखिर उन्हें काम कैसे मिल गया, क्योंकि उस फिल्म की हीरोइन थी मीना कुमारी और मीना कुमारी ने ही उनकी सिफारिश की थी। महमूद साहब ने इतना बड़ा मिला हुआ काम छोड़ दिया और मीना कुमारी से कहा कि आपका इस एहसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैं अपने बलबूते ही अपने पैरों पर खड़ा हूँगा। महमूद साहब को जो भी छोटा मोटा रोल मिलता वो करते चले जा रहे थे, और कहते हैं ना कि मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। उन्हें 1958 में बनी फिल्म परवरिश में राज कपूर साहब के छोटे भाई का रोल मिला। परवरिश फिल्म के रिलीज होने से पहले उनकी फिल्म छोटी बहन रिलीज हो चुकी थी और इस फिल्म में महमूद साहब की अदाकारी को खूब सराहना मिल रही थी, और परवरिश फिल्म के रिलीज होने के बाद ये सराहनाएं कभी भी नहीं रुकी। एक के बाद एक इनकी जो भी फिल्म आती वो सुपर डुपर हिट हो जाती। देख के मेरे को मेरा अम्मा याद आता। अम्मा इधर। लगभग 16 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें आज वो मुकाम मिल गया था जिसके लिए वो इतने सालों से लगे हुए थे। इसके बाद महमूद साहब ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। 1961 में छोटे नवाब फिल्म बनाई और संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी दी आर.डी. बर्मन को। मजाक कर रहे हो ना हमारा, इसलिए कि हम तुमसे छोटे हैं। खाने के लिए नाराज होते हो छोटे। इस फिल्म से ही आर.डी. बर्मन ने बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद 1965 में फिल्म गुमनाम आई, जिसका महमूद पर फिल्माया गया ये गीत आज भी सभी को याद होगा। उन्होंने इसी तरीके का रोल करने में भी कोई परहेज नहीं किया। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। इसका उदाहरण 1968 में आई फिल्म पड़ोसन है। इस फिल्म में उनका रोल नकारात्मक था, और तो और इस फिल्म के लिए उन्हें अपने सिर के बाल भी घुटाने पड़े। आपस में झगड़ा अच्छा नहीं थी। तुम ठीक कहते हो। देखो वैसे महमूद साहब अपना आइडल गुरदत्त साहब को मानते थे। वे अपने गर्दिश के दिनों में भी गुरदत्त साहब की तस्वीर को अपने कमरे में लगा कर रखते थे। महमूद साहब की ये इच्छा थी कि जब भी वो फिल्म निर्माण का काम करेंगे वो जरूर से जरूर गुरदत्त साहब को अपनी फिल्म में लेंगे, पर गुरदत्त साहब की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और ये रोल मिलता है सुनील दत्त साहब। फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद महमूद साहब रामानंद सागर की आंखें फिल्म में अपने जलवे दिखाते दिखे। ये फिल्म बारूद में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी, और इस फिल्म के बाद महमूद जी ने नीलकमल, हमजोली, साधु और शैतान और मैं सुंदर हूँ जैसी कई फिल्मों में अपनी लाजवाब अदाकारी के हुनर को दिखाया। हाँ, तो जब बात मैं सुंदर हूँ फिल्म की आई है तो आपको बता दें कि ये फिल्म एवीएम बैनर तले बनी, जिस बैनर के तले महमूद साहब को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम कभी अभिनेता नहीं बन सकते। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे मेरी कमर। उस एवीएम बैनर ने खुद महमूद साहब को लेकर फिल्म बनाई, पर उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस फिल्म के लिए महमूद साहब ने 8 लाख रुपए लिए थे। बदसूरत इंसान हूँ जिसका इस खूबसूरत दुनिया में कोई काम नहीं। और इस फिल्म के अभिनेता थे विश्वजीत, जिन्हें इस फिल्म के लिए 2 लाख रुपए मेहनताना मिला। तो सोच लीजिए, हीरो से 4 गुना ज्यादा मेहनताना। 1970 में महमूद साहब ने हमजोली फिल्म में तिहरी भूमिका निभाई। वैसे वो समय था जब सिर्फ महमूद साहब के लिए फिल्म में अलग से रोल लिखे जाते थे। हमजोली फिल्म को ही ले लीजिए, इस फिल्म में जितेंद्र साहब हीरो थे और जितेंद्र से कई गुना ज्यादा महमूद साहब को मेहनताना मिला।
महमूद साहब के नाम से फिल्मों की ब्रांडिंग होती थी। शादीशुदा हो के बेशरम घर में ले आया छोकरी देखो। जहां 1962 में इनकी आरती फिल्म आई थी, जिसमें मीना कुमारी और प्रदीप कुमार जैसे नामी कलाकार थे, और इस फिल्म में इनका बहुत छोटा सा रोल था। इनकी महज 14 दिनों की शूटिंग के लिए डायरेक्टर ने इन्हें 7.5 लाख रुपए दिए थे। वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है। अब महमूद साहब सिनेमा जगत में एक सुपरस्टार का ओहदा रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने का बड़े से बड़ा अभिनेता हो या सुपरस्टार, महमूद साहब के साथ काम करने में कतराया करता था। उसे हमेशा डर बना रहता कि महमूद साहब अपनी अदाकारी से उसके रोल को कहीं दबा न दे। इसी बीच उन्होंने भूत बंगला फिल्म का निर्माण किया, जिसमें आर.डी. बर्मन साहब ने महमूद साहब के साथ एक छोटा सा रोल भी किया है। उन दिनों फिल्म के सुपरहिट की गारंटी का मतलब महमूद था। महमूद साहब का जलवा भले ही बॉलीवुड के आसमान पर था, पर महमूद साहब हमेशा जमीन में ही रहे। उन्होंने जब अपने प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया तो अपने प्रोडक्शन में बनने वाली पहली फिल्म छोटे नवाब में उन्होंने संगीतकार आर.डी. बर्मन को मौका दिया, और अपनी अगली फिल्म कुंवारा बाप में उन्होंने संगीतकार राजेश रोशन को मौका दिया। सभी को अपनी बेताज कॉमेडी से हंसाने वाले महमूद जी ने साल 1974 में कुंवारा बाप नामक एक गंभीर फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म को जितनी बार भी आप देखें, आपकी आंखें नम हो ही जाएंगी। ये एक पिता और विकलांग बेटे पर बनी फिल्म है। बताते हैं ये फिल्म महमूद साहब के निजी जिंदगी की कहानी थी। दरअसल महमूद जी के तीसरे बेटे मखदूम अली पोलियोग्रस्त थे, जिसके इलाज में महमूद साहब ने भरकस प्रयास किए, पर कामयाबी नहीं मिली। फिर कुंवारा बाप फिल्म में महमूद जी ने अपनी कहानी को कुछ अपने अंदाज में ही प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब बोले इसको बड़ी पढ़ाओ लिखाओ ताकि बड़ा होके इन्हें भीख नहीं मांगे। कुंवारा बाप फिल्म में बेटे का रोल खुद इनके बेटे मखदूम अली ने किया। बगैर डंडे के भाग तू, बगैर डंडे के भाग तू। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के एक सीन में जहां इनके बेटे मखदूम अली थे, वहीं इनके पिता, जो कि भारतीय सिनेमा के पहले डांसर कहलाए, उन्होंने भी एक सीन किया। जे रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। इसी कतार में एक नाम और आता है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं की। वे शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं और उस दौरान अमिताभ बच्चन जी बहुत टूट गए थे। वो बम्बई छोड़कर घर वापस इलाहाबाद जा रहे थे। तब महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को अपने घर पे रोका और अपनी आने वाली फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिया। इस फिल्म के बाद ही उन्हें जंजीर जैसी बड़ी फिल्म मिली। शायद यही कारण भी है जो अमिताभ बच्चन साहब अपना दूसरा पिता महमूद साहब को कहते थे, एक बाप वो जो पैदा करता है और एक बाप वो जो पैसा कमाना सिखाता है। जहां इन दोनों महानायकों में इतने अच्छे संबंध थे, तो फिर महमूद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। महमूद साहब अमिताभ बच्चन का बहुत सम्मान करते थे और अमिताभ भी महमूद का उतना ही सम्मान करते थे, पर अमिताभ बच्चन की एक छोटी सी हरकत ने महमूद साहब को तोड़ दिया था। जब अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए थे तो महमूद उनको उनके घर देखने गए थे, पर जब महमूद साहब की बाईपास सर्जरी हुई तो अमिताभ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल किसी काम के सिलसिले में आए, लेकिन ये जानते हुए भी कि महमूद साहब भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें देखने तक नहीं गए। महमूद कहते हैं अमिताभ ने मिलकर कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उनका हालचाल कैसा है। मुझसे मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी नहीं भेजा। अमिताभ की इस हरकत ने महमूद साहब को दिल से तोड़ दिया था। मेरी आप बीती है किसी फिल्म की नहीं कहानी ये कैसे। तो जब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी को महमूद साहब ने अपनी आने वाली फिल्म
जनता हवलदार के लिए साइन किया। उन दिनों राजेश खन्ना का स्टारडम आसमान पर था। वो शूटिंग पर बाद में पहुंचते, उनसे पहले उनके हजारों दर्शक पहले पहुंच जाया करते थे और शायद इसी स्टारडम के चलते शूटिंग में राजेश खन्ना हमेशा देरी से पहुंचते। खन्ना साहब के इंतजार में शूटिंग रुकी रहती, सभी को इंतजार करना पड़ता। ये सिलसिला रोज का था। जब एक दिन राजेश खन्ना फिर लेट आए, महमूद साहब ने खन्ना जी से जाकर पूछ ही लिया कि आखिर आज तुम्हें किस बात में देरी हो गई। राजेश खन्ना साहब इधर उधर की बातें करने लगे। महमूद साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में कहा कि तुम सुपरस्टार होगे तो अपने घर के, मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं, इसलिए तुम्हें टाइम पर आना ही पड़ेगा। और इसके बाद से राजेश खन्ना साहब कभी शूटिंग में लेट नहीं आए। ये सब समझाना मेरा फर्ज है, समझ गए तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। महेश भाई से महमूद साहब के बारे में ये बात हमेशा मशहूर रही कि वो शूटिंग में कभी लेट नहीं पहुंचे। और दूसरी बात कि वो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट की रिहर्सल नहीं किया करते थे। वो सिर्फ एक बार स्क्रिप्ट पढ़ते और स्टेज पर जाकर लाइव परफॉर्मेंस कर देते थे। ऐसे ही उन्हें लोग बॉलीवुड का भाईजान कहकर नहीं पुकारते थे। जंपिंग जैक जितेंद्र साहब बताते हैं कि महमूद साहब की वो बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान हर कठिन सीन को आसान बना देते थे। एक सीन का जिक्र करते हुए जितेंद्र जी कहते हैं कि जबकि उन्हें एक सीन में एकाएक बात करते करते हंसना था और कई रीटेक हो जाने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। महमूद साहब भी उस फिल्म का हिस्सा थे। महमूद जी ने जितेंद्र को देखा और वो उनकी समस्या को भांप गए। उन्होंने जितेंद्र से जाकर कहा कि तुम अपना पूरा सीन जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहना, बस अचानक जब हंसने का वाक्य आए तो तुम मेरी तरफ मुड़कर देख लेना। और जितेंद्र साहब ने जहां अपना मुंह महमूद साहब की तरफ किया, उन्हें जोर से हंसी निकल गई, क्योंकि महमूद साहब उस समय किनारे खड़े हुए थे और वो बगैर पैंट के सिर्फ अंडरवियर में ही खड़े हुए थे। मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। आप में ताकत है तो हाथ छुड़ा लो। जिस महमूद को देखने मात्र से ही दुखी से दुखी लोग हंस पड़ते हैं, उसकी जिंदगी में गमों का आना हमेशा लगा रहा। पहले पिता की शराब की आदतों के चलते पूरा बचपन खराब हो गया और फिर जवान बेटे का अपाहिज होना, शायद महमूद साहब के लिए इससे बड़ा कष्ट कोई था ही नहीं। वहीं 1967 में इनकी पत्नी से तलाक हो गया। जहां एक तरफ शरीर साथ देने को तैयार नहीं था, वहीं अब सिनेमा में असरानी, जगदीप और पेंटर जैसे कई हास्य कलाकार भी आ गए थे। महमूद साहब ने अपनी बाईपास सर्जरी होने के बाद से फिल्मों से दूरियां बना ली थी। हाँ, पर वो समय भी आया जब महमूद साहब ने अपनी आखिरी फिल्म की। कभी जिन पीएल संतोषी के यहाँ महमूद साहब ड्राइवर का काम किया करते थे, आज अपनी अंतिम फिल्म उनके बेटे राजकुमार संतोषी के साथ अंदाज अपना अपना में काम किया। अमिताभ से बात भी करूंगी, लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार। वो तो तेरे आपको जानकर हैरानी होगी कि महमूद साहब की बहन भी अपने समय की एक जानी मानी कलाकार थी। उनका नाम था मीनू मुमताज। जब मीनू मुमताज और महमूद साहब अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी 1958 में हावड़ा ब्रिज फिल्म में इन्होंने एक दूसरे के साथ एक गाने में रोमांस का सीन किया। पर इस सीन के बाद इनकी बड़ी आलोचनाएं हुई। परिवार से न जाने कितने ताने सुनने पड़े। महमूद साहब से जुड़ा एक और मार्मिक किस्सा है। जब महमूद साहब ने कहा, मुझे मरने पर दफनाया नहीं जाए बल्कि मुझे जलाया जाए। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी और किस्सा नहीं, यह महमूद साहब पर लिखी हनीफ जावेरी की किताब महमूद अ मैन ऑफ मेनी मूड्स की एक सच्ची घटना है। वाकया कुछ यूँ है कि महमूद जी ने अपने मरने के 1 वर्ष पहले ही कह दिया था, भले ही मैं एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे जलाया जाए, क्योंकि अगर दफनाया गया तो एक जगह पर ही मेरी कब्र होगी। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो और मेरी अस्थियों को उन 3 अलग अलग जगहों पर अपने 3 सबसे प्रिय लोगों के पास ही रखा जाए। दरअसल महमूद साहब अपने पिता मुमताज़ अली, माँ लतीफ़ुन्निसा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे, जिनमें उनके पिता की कब्र उनके बेंगलोर स्थित फार्म हाउस में थी और उनकी मां की कब्र मुंबई के चांदीवली में थी।
में काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। पर जब ये बात उस समय की जानी मानी पत्रिकाओं में छपी तो महमूद साहब के परिवार वालों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन सब का कहना था कि महमूद साहब की इस बात से देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और महमूद साहब पर परिवार वालों का भी खूब दबाव बना। परिवार वालों ने उन्हें समझाया, तब महमूद साहब माने और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बदली। और जब साल 2004 में ये सभी को हंसाने और गुदगुनाने वाला सितारा हम सभी को छोड़कर चला गया तो इन्हें इनके पिता की कब्र के समीप बेंगलोर में ही दफनाया गया। भले ही ये फिल्मी सितारा आज हमारे बीच में नहीं है, पर इनकी यादें हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगी। वैसे आप बताइएगा कि महमूद साहब का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने उनका कौन सा चरित्र सबसे पहले आ जाता है? आपको उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? वैसे अगर आप महमूद साहब के एक बड़े वाले प्रशंसक हैं तो ये जरूर बताइएगा कि इनके बेटे जो कि एक इंटरनेशनल गायक हैं, तो इनके बेटे ने बॉलीवुड की किस फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की। हाँ, अगर आपको महमूद साहब पर बनाया हुआ ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 10 से 20 दिनों की मेहनत होती है। आपका एक लाइक हमें और प्रोत्साहन देता है। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।